हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं तरुणा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको मिलती है हर रोज लाइव क्लास और आप पढ़ते हैं बहुत अच्छे से और जहाँ से आपके सपने होंगे पूरे साकार। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ बच्चों। इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए कि हमारा स्मार्ट जो ऐप है वो भी आपके लिए आ चुका है और जहां पर आपको कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच मिलता है जो पेड कोर्स रहेगा। और उस पेड कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आपको वहां पर मिलेंगे 3 घंटे की हर रोज लाइव क्लास मिलेगी और जो आप लाइव क्लास लेंगे और जो भी एसएससी का सिलेबस है उसका कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा वहां पर। इसके साथ ही साथ आपको डेली क्लास टेस्ट जो भी आप पढ़ेंगे क्लास में उस टॉपिक का ही क्लास टेस्ट होगा आपके क्लास में ही टॉपिक के बाद पढ़ने के बाद। और जो भी आप पूरे वीक पढ़ेंगे उसका वीकली टेस्ट होगा। फिर जो आप पूरे मंथ पढ़ेंगे मंथली टेस्ट होगा और सेमेस्टर टेस्ट भी होगा। इसके साथ ही आपको हमारे ऐप पर डाउट क्लियरिंग सेशन क्लासेस भी मिलेंगी जहां पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वो जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर आप जब टीचर्स से आप पढ़ते हैं तो आप उस टाइम को बहुत सारे डाउट्स नहीं पूछ पाते हैं, बाद में डाउट आते हैं। तो ऐसे सारे डाउट किसी भी तरह के डाउट है आप पूछ सकते हैं हमसे डाउट क्लियरिंग सेशन में। इसके साथ ही साथ आपको मिलती है जेनरिक टॉपिक वीडियोस, ऐसी वीडियोस जहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जब आप इन वीडियोस को पढ़ेंगे और उसके बाद आप सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। आपको फील होगा कि अब आपका जो सब्जेक्ट है वो इजी हो चुका है पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों। और जब आप पेड कोर्स में एडमिशन लेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मेरा कोड है आपका TB500। तो TB500 कोड को यूज करने से आपको फी में काफी डिस्काउंट में मिलेगा। बाकी जो डिटेल्स है उसके लिए आप दिए हुए नंबर जो है आपका 82827099 इस दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और वहां पर आपको थ्योरी की क्लासेस भी मिलेंगी। तो प्ले स्टोर से एक बार आप डाउनलोड करें हमारा ऐप को और देखिए वहां पर आपके लिए क्या क्या मिलता है। ठीक है बच्चों। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको जो हमारा टेलीग्राम लिंक है, ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि उसी में आपको हमारी जो भी सारी क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर उसकी सारी क्लासों के PDF आपको हमारे चैनल पर ही मिलते हैं। तो ठीक है बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारा प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे ऐप को और वहां पर भी पढ़ाई करेंगे। वहां पर भी फ्री की क्लासेस भी हैं और पेड भी है। तो आप एक बार आइए और आकर देखिए हमारे बैच के बारे में। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। विच सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो सबसे अच्छी मिट्टी कपास की खेती के लिए कौन सी है। तो ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट या फिर एलुवियम। तो क्या आप जानते हैं सबसे अच्छी मिट्टी है कपास की खेती के लिए ब्लैक सॉइल। काली मृदा जो सबसे ज्यादा मिलती है आपकी महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में, यहाँ पर सबसे ज्यादा काली मिट्टी है और काली मिट्टी की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा कपास की पैदावार होती है। ठीक है, ये आप याद रखना। और जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी को आप किस किस नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को आप रेगूर मृदा भी बोलते हैं और कपासी मृदा भी आप इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये भी नाम है आपके काली मृदा के। जो भी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं वो भी जरूर कमेंट करते रहा करें, क्योंकि कमेंट के करने से भी आपको चीजें ज्यादा दिनों के लिए याद हो जाती हैं। तो ये वाला पूरा एरिया है जिस एरिया में आपको मिलती है ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल का निर्माण किसके द्वारा हुआ था ये भी आप याद रखना, ज्वालामुखी द्वारा। जो ब्लैक सॉइल है भारत में वो ज्वालामुखी द्वारा बनी थी आपकी ब्लैक सॉइल। ठीक है, इस वाले हिस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। द प्रायोरिटी ऑफ लेटेराइट सॉइल इज। तो लेटेराइट मिट्टी इस वाले इन जो ये क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिलती है। तो ऑप्शन है आपके मालाबार तटीय प्रदेश में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड में या फिर बघेलखंड में। तो सबसे ज्यादा लेटेराइट मिट्टी कहां पर मिलती है। तो सबसे पहले अगर बच्चे हम बात करें तो लेटेराइट मृदा है वो लाल मृदा का ही एक प्रकार है। किसका है? लाल मृदा का प्रकार। ये क्या है? लाल मृदा का ही एक प्रकार है। इसका रंग क्या होता है? लाल। किसकी वजह से? आयरन की वजह से इस मिट्टी का रंग होता है लाल। दोनों ही मिट्टी ये इसी का एक रूप है। और ये कहां पर मिलती है? देखिए, इस मिट्टी का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से भारत में अभी निश्चित नहीं है। ये कहीं कहीं पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? जहां पर भी वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है।
जहां पर वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है वहीं पर लाल मिट्टी का रंग और ज्यादा लाल हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं लेटेराइट मृदा। ठीक है, और ये क्या होती है, सूखने पर ये दलदल बन जाती है और अगर इसमें सिंचाई ना करें तो ईंट की तरह कठोर हो जाती है। तो ये कहां कहां पर मिलती है, ये मिलती है अभी थोड़ा सा, कुछ भाग इसे केरल राज्य में मिलती है और कुछ भाग ये ओडिशा राज्य में भी पाई गई है। इसका क्षेत्र भारत में निश्चित नहीं है। कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि किस मिट्टी का क्षेत्र भारत में निश्चित नहीं है। अब बात करते हैं कहां पर पाई जाएगी। तो जो केरल का मैदान है इसको आप जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मालाबार मैदान। केरल का जो तटीय भाग है उसको हम बोलते हैं मालाबार मैदान, केरल राज्य में। तो इसका आंसर क्या बन जाता है आपका, मालाबार के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है आपकी लेटेराइट मृदा। ये थोड़ी थोड़ी सी मृदा है, कम कम क्षेत्र में पाई जाती है, बहुत ज्यादा नहीं। वैसे तो इसमें केरल में आपकी लाल मिट्टी मिलेगी और आप जानते हैं लाल मिट्टी का ही तो प्रकार है जहां भी वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। कई लैंग्वेज में ये क्वेश्चन बदल बदल कर पूछा जाता है, तो याद करना। और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर पूछे। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत सारे PDF मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं और साथ ही साथ अपने आप डाउट भी वहां पर पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आपकी लेटेराइट मृदा लाल मृदा का ही एक रूप, आयरन ऑक्साइड या लोहे के कणों की वजह से इसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कपास फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप मेक्स द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन। क्या आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जो मिट्टी में से पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती हैं, पोषक तत्वों को, और जो पानी है उसको अधिक मात्रा में सोख लेती हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी फसलें भी होती हैं जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों को बढ़ा देती हैं। अगर आप जानते हैं तो बताइए। तो ये है इनमें से, अगर मैं बताऊं आपको तो ये है आपकी मटर। जो मटर है वो क्या करती है, मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों को बढ़ा देती है, खासकर किसको, आपको नाइट्रोजन को। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, एक बार ऐसी फसलों को बो दें कि जिससे मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ जाएं। दूसरी बार किस फसलों को बो दें जिससे मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों को जो खींचते हैं, ज्यादा गन्ना, गेहूं, चावल, ऐसी फसलें जो ये मिट्टी के अंदर से बहुत ज्यादा पोषक तत्व और पानी की मात्रा को सोख लेती है। फिर दूसरी बार इस तरह से बो दें कि जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों को छोड़ती हैं, जिसको हम बोलते हैं फसल चक्र, क्रॉप साइकिल की तरह से हमें खेतों को जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए फसल चक्र को अपनाना चाहिए। फसल चक्र, एक ही प्रकार की फसलों को ना बो के अलग अलग प्रकार की फसलों को बोया जाए तो हमारी मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आंसर भी आप देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास में भी हम आपके कमेंट्स देखते हैं बच्चों, तो कमेंट जरूर करें और रेगुलर रहें और अपने सपनों को इसी बार पूरा करें। टाइम वेस्ट आप बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट है आपकी मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहां पर स्थित है। द फ्रेश वाटर कल्पसर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। तो सबसे पहली बात तो ये मीठे पानी की कल्पसर परियोजना, तो कल्पसर परियोजना का संबंध कैसे पानी से, मीठे पानी से है। तो ये कहां पर है, ऑप्शन गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो प्यारे बच्चों आप भी बता सकते हैं। तो ये है आपका गुजरात राज्य। कौन सा आपका, गुजरात राज्य है। और यहाँ पर क्या है आपका, कल्पसर परियोजना, कल्पसर डैम है यहाँ पर और ये मीठे पानी से संबंधित है। तो आप याद रखना, ये है आपका आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य में कल्पसर परियोजना है जिसका संबंध मीठे पानी से है, फ्रेश वाटर की उपलब्ध कराने से है। आपका जो डैम होते हैं, जो सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, उसका कार्य यही तो होता है, पानी, शुद्ध पानी उपलब्ध कराना, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उत्पादन के लिए, पर्यटन के लिए मल्टीपर्पज रिवर सिस्टम बनाए जाते हैं जिनका प्रयोग हम अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। तो आप याद रखें, मल्टीपर्पज रिवर सिस्टम ही का ही एक भाग है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है। द कंट्रीज फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, इनमें से कौन सा देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। तो आप जानते हैं बच्चों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% से ज्यादा आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो इसलिए कृषि विश्वविद्यालय का होना तो बेहद जरूरी है, जिसमें कृषि से संबंधित बहुत सारा ज्ञान बच्चों को दिया जाता है। तो इसीलिए भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय आपका जीबी पंतनगर में जो है आपका PAU पंतनगर, ये आपका पहला क्या है, कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसका आप याद रखना। ये कब बना, तो इसकी स्थापना हुई आपकी 1960 में। कब, 1960 में। अगर राज्य की बात करें
तो ये पहले उत्तर प्रदेश में था। अब आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से क्या हुआ, आपका उत्तराखंड अलग हुआ। तो अब ये उत्तराखंड वाले राज्य एरिया में है। 1960 में इसकी स्थापना हुई। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी, ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है उत्तराखंड राज्य में, और जरूरी भी है क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश है, तो कृषि विश्वविद्यालय होना बेहद जरूरी भी है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश में है। तो ये तो क्वेश्चन आपको याद हो चुका। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग कौन थे, ये हरित क्रांति के जन्मदाता थे। और भारत में हरित क्रांति कौन लेकर आए, भारत की बात करें तो याद कीजिए, आपको भी याद आ जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक थे आपके डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन। और जो ये थे आपके नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ये पूरे विश्व में कि यह हरित क्रांति लेकर आए। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित है, भोजन से संबंधित है आपकी हरित क्रांति। तो ये थे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से थे ये, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो भारत में क्या हुआ, हरित क्रांति असफल रही, लेकिन जो गेहूं और गन्ना है, गेहूं और चावल के लिए सफल रही। गेहूं और चावल के लिए सफल रही। किस राज्यों में सफल रही, यूपी में रही, पंजाब में रही और आपके हरियाणा में रही। ये बाकी राज्यों में असफल रही क्योंकि जो भी कोई भी फसल होती है, फसल को प्रभावित करने वाले बहुत सारे भौतिक कारक भी होते हैं और मानवीय कारक भी होते हैं। और आप जानते हैं जो भारत का धरातल है, भारत का क्षेत्रफल है, वो अलग अलग तरह से है। कहीं पर यहाँ जलोढ़ मृदा मिलती है, कहीं पर यहाँ पर लाल मिट्टी मिलती है, कहीं पर पर्वतीय मिट्टी मिलती है। तो खेती को प्रभावित करने के कारक बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी फसल हैं। Which of the following group of crops are cash crop? तो कैश क्रॉप या ट्रेड क्रॉप, नकदी फसल या व्यापारिक फसल भी कहा जाता है इनको। कैश क्रॉप को आप ट्रेड क्रॉप या व्यापारिक या नकदी फसल भी कहते हैं, कैश क्रॉप भी बोलते हैं और ट्रेड क्रॉप भी बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी फसल ऐसी है जो कैश क्रॉप है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो नकदी फसल हम कहते हैं किसको है, तो नकदी फसल हम उसको कहते हैं जो किसान केवल व्यापार के उद्देश्य से उगाता है, जिसका उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से ही किया जाता है। तो आप देखिए इनमें से कौन सा है आपका, ये है आपके कपास, गन्ना और केला। कपास, गन्ना और केला ये सभी नकदी फसल है। चावल का तो भोजन के लिए भी किया जाता है, और ये आपका वैसे तो सभी है, देखिए सभी का व्यापार करते हैं, लेकिन एक डेफिनेशन होती है। तो नकदी फसल वो फसल जिसका किसान केवल व्यापार के लिए ही उत्पादन करता है। और नकदी फसल को याद करने की ट्रिक है कागज में तंबाकू, कागज में तंबाकू। तो कैसे आ जाएगा कपास, कपास से क्या लगता है, सूती वस्त्र। जैसे आ जाएगा गन्ना चीनी उद्योग के लिए, जैसे आ जाएगा आपका जूट, और कप तंबाकू से खुद तंबाकू, ये सब किसान उसके लिए करता है। साथ ही साथ केला भी आपका व्यापार ही किया जाता है इसका भी। तो ये सभी ऐसी फसलें जिसका किसान व्यापार के लिए पैदावार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है। Which of the following Indian state is the largest producer of silk textile? आपको सूती वस्त्र उद्योग का तो पता ही है, भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र गुजरात वाले एरिया में होता है। अब आप बताएंगे भारत में सबसे ज्यादा रेशमी वस्त्र कहाँ पर बनाए जाते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिमी बंगाल। तो प्यारे बच्चों लगातार रहिए राजस्मार्ट हिंदी पर, और जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि तभी आपको मिलेगा क्लास का नोटिफिकेशन और टाइम से आप आ सकते हैं हमारी क्लास में। तो आंसर है इसका बच्चों, अगर आपको पता है फटाफट बताते रहिए। तो याद रखिए बच्चों, कर्नाटक राज्य है आपका, कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा रेशमी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और आपका तमिलनाडु में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, आंध्र प्रदेश में मसालों और हल्दी का उत्पादन किया जाता है, पश्चिमी बंगाल फेमस है आपके जूट के उत्पादन के लिए और चावल के उत्पादन के लिए। चलिए, तो मुझे लगता है पूरी जो क्वेश्चंस हैं वो आप याद करते रहेंगे। जो क्वेश्चन आपको याद है बहुत अच्छी बात है, और जो क्वेश्चन आप याद नहीं है आपको, तो आप याद करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए अपने जीवन में। आपको कभी भी थकना नहीं है, रुकना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, ना थके ना रुके, सिर्फ आगे बढ़े, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जो
कपास, मूंगफली और नमक एवं दूध के उत्पादों में प्रथम स्थान रखता है। द स्टेट ऑफ इंडिया विच रैंक फर्स्ट इन कॉटन, ग्राउंडनट, सॉल्ट एंड मिल्क। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारत का ऐसा राज्य है जो कपास भी सबसे ज्यादा पैदा करता है, मूंगफली भी और नमक भी और दूध भी। ऐसा राज्य जो इन सभी में सबसे नंबर 1 पर है। तो ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात। ठीक है बच्चों, फटाफट से बताइए अपने कमेंट में आंसर अगर आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो भी कमेंट करें, क्योंकि जब तक आपको अपने बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे। जब तक आप गलती नहीं करोगे आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे। गलती करने वाले ही नया सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो कुछ नहीं करते बच्चों वही गलती नहीं करते। जो गलती करने से आप मत डरिए। तो याद रखना, कपास, मूंगफली, नमक और दूध के उत्पादन में नंबर 1 पर है आपका गुजरात। ठीक है, जहां के आपके नरेंद्र मोदी जी, तो ये भी नंबर 1 पर है इन सभी के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? पटसन या फिर जूट। आपने देखा होगा डोरमेट, बैग, रस्सियां या बेड की जो गद्दे होते हैं वो भी पटसन से बनाए जाते हैं, जूट से बनाए जाते हैं। तो जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपके। फटाफट से आपको पता है तो आप भी कमेंट करते रहा करें, अदरवाइज नोटबुक लेकर तो आप बैठ ही जाते हैं और नोट करते रहते हैं आने वाले क्वेश्चंस को। तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा पटसन या जूट का उत्पादन किया जाता है पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। लगातार है यहाँ पर। वैसे तो जो भारतीय फसलें हैं वो बदल जाती हैं, लेकिन अभी तक सबसे नंबर 1 पर आपका जूट है। और जो बांग्लादेश है, भारत से ये लगा हुआ था, बहुत सारा एरिया जो बांग्लादेश में चला गया है जूट वाला हमारा, क्योंकि आप जानते हैं पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब एक साथ जुड़ा हुआ था, विभाजन हुआ तो बहुत सारा ऐसा एरिया जिसमें जूट का उत्पादन होता था वो बांग्लादेश में चला गया पश्चिमी बंगाल से। अदरवाइज पूरा एरिया था, और इससे जो भारत के उद्योग थे, इंडस्ट्रीज थी, उनको भी काफी नुकसान हुआ था। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया? तो क्या आप जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा अच्छा कोयला निकाला जाता है आपके ओडिशा राज्य से। ओडिशा राज्य से ये वाली डायरेक्ट है आपके, यहाँ पर छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार में भारत में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और आप क्या जानते हैं, जो कोयला है बच्चों, कोयला कैसी चट्टानों से निकाला जाता है? अवसादी चट्टानों से। कोयला कैसी चट्टान है? अवसादी। आप जानते हैं भारत में क्या होता है, भारत में क्या पूरी पृथ्वी पर 3 प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। चट्टानों की बात करो तो 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं पृथ्वी पर, कायांतरित या प्राथमिक चट्टानें और अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। तो कोयला क्या है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस वाले हिस्से में? छोटा नागपुर वाले पठार में सबसे ज्यादा यहाँ पर लोहा, कोयला, एल्यूमिनियम जितने भी मिनरल्स है वो पाए जाते हैं इस वाले भाग में। और यहीं पर लगे हुए आपके आयरन इंडस्ट्रीज, लोहा इस्पात उद्योग भी। अब आप बताएंगे कोरबा कोयला क्षेत्र कहां पर स्थित है? कोरबा कोयल फील्ड इज लोकेटेड इन। जो कोरबा है फेमस है किसके लिए? कोयले के लिए। ये भी आप याद कर लेना, जैसे हर खनिज पदार्थ की क्या होती है? खान होती है। तो कई बार राज्यों का भी पूछ लेते हैं और बहुत बार राज्यों के साथ साथ उसका खान का नाम भी पूछ लेते हैं। तो कोरबा कोयले की खान का नाम है, जो पाई जाती है आपके कौन से राज्य में बच्चों? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है आपकी कोरबा कोयले की खान इन छत्तीसगढ़। कोलफील्ड है आपका। याद करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये है आपका ये वाला एरिया, कोयले वाला एरिया। यहीं पर आप देखिए छोटा नागपुर पठार है और ये है आपकी कोरबा खान। ये छत्तीसगढ़ स्टेट आपको दिखाई दे रहा है मैप में। तो लोकेशन आप जरूर देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको देखने से ही याद हो जाती है। जब आप भारत का मैप देखते हैं तो देखने से भी चीजें याद होती हैं, सुनने से भी याद होती हैं और रिवाइज करने से तो वो हमेशा याद रहती हैं। तो सुनते रहिए, देखते रहिए और रिवाइज करते रहिए। रिवाइज आप करते रहेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है इसी बार आपको एग्जाम क्रैक करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, पढ़ने से थकना मत, रुकना मत, बस आगे बढ़ते रहना। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन से एक क्वेश्चन याद हुआ, पहला सूती वस्त्र कारखाना किस वर्ष स्थापित हुआ? 1818 में हुआ।
ये आपने याद कर लिया क्वेश्चन से। पहला सूती वस्त्र कारखाना 1818 में स्थापित किया गया। अगर आप बता सकते हैं तो बताइए फटाफट से, कमेंट जरूर करते रहिए। रिकॉर्डेड क्लास के कमेंट भी हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, हर रोज मेरी क्लास इस चैनल पर होती है 2 PM। तो 2 PM सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ क्लास में लाइव रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और थ्योरी पढ़ने के लिए हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो आप बताइए सूती वस्त्र कारखाना सबसे पहले तो आप जान लीजिए पश्चिमी बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। स्टेट भी याद कर लीजिए और आपका ईयर भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नॉट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? आप जानते हैं जितने भी भारत में बंदरगाह हैं ज्यादातर वो तटों पर हैं। हम बंदरगाहों से क्या करते हैं? बंदरगाहों से हम आयात निर्यात करते हैं। बंदरगाहों पर हमारा सामान रखा रहता है, माल रखा रहता है और साथ ही साथ जो शिप है वो उनकी मरम्मत भी की जाती है। शिप जो है उनमें सामान का भराव भी किया जाता है और वहां पर शिप खड़े भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि जितने भी हमारे बंदरगाह हैं वो कहाँ पर है? कोस्टल एरिया पर है। ठीक है ना, पोर्ट, पत्तन या फिर बंदरगाह, कुछ भी इसके लिए हम नाम याद रखते हैं। तो भारत में पश्चिमी तट के भी हैं और पूर्वी तट के भी हैं। तो भारत की ये कौन सी डायरेक्शन है? पूर्व, और ये आपकी पश्चिम। तो इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का नहीं है? तो क्या आप जानते हैं कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में है। कांडला कहाँ पर है? गुजरात। और गुजरात कहाँ पर है कांडला? ये आपका पश्चिम में। तो ये आपके पश्चिम में और इसलिए आंसर बनता है आपका ये। बाकी सभी आपके पारादीप यहाँ उड़ीसा में है। तो ये सभी तूतीकोरिन यहाँ पर है आपका चेन्नई। तो ये आपके पश्चिमी तट के हो गए बाकी, और ये आपका पूर्वी तट का हुआ। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूर्वी तट पर कौन से बंदरगाह है, पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह, या पश्चिमी तट के मैदान का नाम क्या है और पूर्वी तट के मैदान का नाम क्या है। तो सभी चीजों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्रम वाइज पढ़ेंगे और सीक्वेंस में पढ़ेंगे और लगातार पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल वाटरवे नंबर 1? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 इनमें से कौन सा है? देखिए, भारत में जो व्यापार करते हैं हम, जब आयात निर्यात करते हैं विदेशों से तो समुद्री मार्ग या जलमार्ग का प्रयोग करते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हम जाते हैं तो रेल मार्ग के द्वारा, एक जिले से दूसरे जिले में सड़क मार्ग के द्वारा, और लोकल में तो हम क्या करते हैं? ऑटो रिक्शा से भी चले जाते हैं। तो वैसे तो अलग अलग अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो भारत में क्या है बच्चों, नदियों के द्वारा व्यापार अभी इतने अच्छे लेवल पर नहीं किया जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं, तो भारत में जो गंगा भागीरथी हुगली जो नदी जलमार्ग है, ये क्या है? भारत का पहला जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग घोषित किया गया। भारत में पहला जो भारत के अंदर है आंतरिक जलमार्ग है भारत का पहला, कौन सा? गंगा भागीरथी हुगली नदी पर। तो देखिए, जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड राज्य से निकलती है। तो उत्तराखंड राज्य में ढलान है, तो वहां पर तो कोई भी व्यापार आप करोगे नहीं नाव या शिप से। जैसे ही गंगा नदी मैदान में उतरती है यूपी में प्रयागराज से और आपके हुगली तक जो पहुंचती है, तो वो प्रयागराज से लेकर, और हुगली भी नदी का नाम है, एक आपका कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है वहां पर। तो वहां तक का जो जल है उसको हमने क्या कर दिया? आंतरिक जलमार्ग। पहला ऐसा जलमार्ग है जो भारत के अंदर जिसे व्यापार करने की अनुमति दी गई है। लेकिन भारत में नदियों के द्वारा व्यापार अच्छा भी नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत की नदियां सूखी हैं, मौसमी हैं। उत्तरी भारत की नदियों में पानी है, लेकिन वो पर्वतों पर है। पर्वतों पर आप बहुत अच्छा व्यापार नहीं कर सकते नदियों के द्वारा। ढलान है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है फायदे के बाद ही। ठीक है ना, नेक्स्ट है, फायदा कम मिलेगा लेकिन आपका नुकसान ज्यादा होगा। तो अगर इसकी बात करें तो भारत का जो पहला आंतरिक जलमार्ग है नदी के द्वारा, तो 27 अक्टूबर 1986 में ये स्थापित किया गया, और एक किसके द्वारा? वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी लंबाई की बात करो 1620 किलोमीटर इस मार्ग की लंबाई है, प्रयागराज से हल्दिया ये वाला। जबकि निकलती है गंगा नदी कहाँ से? उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलकर यहाँ तक का मार्ग इसका पहाड़ी है, तो इसको हमने जलमार्ग घोषित नहीं किया। जहां से ये प्रयागराज यूपी मतलब, और ये हल्दिया यहाँ तक का जो मार्ग है ये मैदानी क्षेत्र है, तो इसमें इसका जो गंगा नदी का जल है उसको हम व्यापार के लिए यूज कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं यूरोप में एक राइन नदी है? यूरोप में कौन सी नदी है? राइन नदी। राइन नदी को हम बोलते हैं यूरोप की जीवन रेखा।
यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि जो यूरोप की जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये राइन नदी है, राइन नदी के द्वारा यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा व्यापार किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लाइफलाइन ऑफ यूरोप कहा जाता है राइन नदी को, जबकि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। लेकिन व्यापार किसके द्वारा किया जाता है? राइन के द्वारा। लेकिन बच्चों याद रखना, भारत में भी ऐसा नहीं है। वो थोड़ा सा मार्ग हमने ये प्रयागराज से, जो गंगा नदी का मार्ग है, प्रयागराज से हल्दिया तक का बोल दिया है, पर उतना अच्छा व्यापार भारत में नहीं किया जा सकता। कारण आपको बता दिया है, दक्षिण भारत की नदियां सीजनल है, सूखी नदी है, और उत्तर भारत की नदियां सदाबहार है, लेकिन उनमें ढलान ज्यादा है, तो ढलान से वो नुकसान हो सकता है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो जो मंगल ग्रह पर है उस पर हम जीवन की संभावनाओं की बात करते हैं कि जो मंगल है उस पर जीवन की संभावना है। तो इनमें से ऐसी कौन सी स्थिति है जिससे हम सोचते हैं कि मंगल पर भी जीवन पाया जा सकता है या मंगल पर भी जीवन स्थापित किया जा सकता है? तो ऑप्शन है वायुमंडलीय संगठन, ताप्यावस्थाएं, बर्फ क्षत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति, ओजोन की उपस्थिति। तो इनमें से ऐसा कौन सा एक कारण है जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि मंगल पर भी जीवन पाया जा सकता है या मंगल पर भी जीवन हो सकता है? तो क्या आप जानते हैं जो मंगल ग्रह है, मंगल पर पाए गए हैं, क्या पाए गए हैं? बर्फ क्षत्रक और हिमशीतित जल की उपस्थिति। तो मंगल ग्रह पर हमें पानी पाया गया है, हिम के रूप में पानी पाया गया है, उससे हम सोचते हैं कि मंगल पर भी जीवन संभव है। जितने भी हमारे ग्रह हैं उनमें से केवल और केवल पृथ्वी पर जीवन है, क्योंकि पृथ्वी पर ऑक्सीजन भी है, पृथ्वी पर आपका पानी भी है, ऑक्सीजन भी है, तो उसकी वजह से पृथ्वी अनुकूल है, बाकी ग्रह अनुकूल नहीं है जीवन के। लेकिन संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि मंगल पर भी जीवन हो सकता है, जिसका कारण है मंगल पर जल के अवशेष मिले हैं, इस वजह से। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है? टाइटन इज द लार्जेस्ट मून और सैटेलाइट ऑफ विच प्लेनेट? जो टाइटन है आप जानते ही हैं, देखिए सन के चारों तरफ कौन घूमता है? सन को चारों तरफ घूमता है ग्रह, और ग्रह के चारों तरफ कौन घूमते हैं? उपग्रह, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र तो ऐसे दो ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, इनके जीरो हैं, उपग्रह इनके नहीं है, तो सबके ही होते हैं। तो आप बताएंगे टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, सैटेलाइट किसका है? तो बच्चों जो टाइटन है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह। बृहस्पति की बात कर तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, फटाफट से बताइए आप भी, गैनीमेड। और जो गैनीमेड है ये बृहस्पति का भी सबसे बड़ा है, और सौरमंडल में जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी सैटेलाइट हैं, उनमें भी सबसे बड़ा है आपका गैनीमेड। ठीक है, याद रखना। और पहले क्या था? बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह थे, लेकिन अब शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। ये एक बदलाव आया है क्वेश्चन में। कुछ पुरानी बुक्स अगर आप देखोगे तो पुरानी बुक्स में लिखा मिलेगा कि सबसे ज्यादा उपग्रह की संख्या किसकी है? बृहस्पति की। लेकिन अब किसके हैं सबसे ज्यादा उपग्रह? याद रखना, शनि की। ये डेटा बदल गया है, क्वेश्चन बदल गया है। ज्योग्राफी बदलने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन आप स्मार्ट हिंदी पर हमारे साथ रहेंगे अपडेट हर क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भूकंपे समुद्री तरंगे जो अधिक बल पर तटों तक पहुंचती है उन्हें किस रूप में जाना जाता है? सिस्मिक सी वेव्स विच अप्रोच द कोस्ट एट ग्रेटर फोर्स एज नोन आर एज। जो भूकंपीय समुद्री तरंगे जो अधिक बल के कारण तटों तक पहुंचती है, आप उसको क्या कहोगे? ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, ज्वारभाटा, सुनामी, धारा या फिर चक्रवात। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें सुनामी, हम उसको कहेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? सुनामी। जो सुनामी है, सुनामी का मतलब क्या होता है? पहली बात अगर बात करें, सुनामी जापानी, सुनामी क्या? जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समुद्री लहरें। जिसका अर्थ क्या होता है? समुद्री लहरें। ठीक है, इसकी उत्पत्ति का कारण की बात करें तो इस पद की उत्पत्ति का कारण है समुद्र के अंदर भूकंप और ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, जब समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होता है या भूकंप आता है तो होता क्या है कि समुद्र का जल ऊपर उठकर स्थल खंड पर आकर गिरता है।
ये स्थल खंड है, लिथोस्फीयर है, और ये आपका समुद्र है। तो समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होगा, और जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो दबाव की वजह से, या भूकंप आएगा तो दबाव की वजह से क्या होगा, समुद्र का जल कहां पर जाकर गिरेगा, स्थल खंड पर जाकर गिरेगा। उसी को हम बोलते हैं सुनामी। और सुनामी बहुत भयंकर डिजास्टर होता है, आपदा होती है, इससे बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, खासकर कहां पर, तटों पर, क्योंकि ये तटों पर ही आते हैं। तो आंसर आपका सही है, आपका सुनामी, क्योंकि ये बोल रहा है भूखे समुद्री तरंगे जो अधिक बल पर तटों तक पहुंचती है, उसे किस रूप में जाना जाएगा, तो उसको आप कहोगे सुनामी। समझ में आ ही गया होगा आपको। अगर कोई डाउट है किसी भी तरह का तो आप कमेंट करके जरूर हमें पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम लिंक पर भी और वीडियो पर भी, ठीक है बच्चों। पर मैं आपसे कहूंगी आप हमारे साथ परमानेंट जुड़े रहिए टेलीग्राम लिंक के द्वारा और हमारे ऐप के द्वारा। वहां पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, थ्योरी की क्लासेस भी मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आप परमानेंट जुड़े हमारे साथ और अपने सपनों को करें साकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट ऑर्बिट द सन इन द शॉर्टेस्ट टाइम? तो वेरी सिंपल, इनमें से कौन सा सबसे कम समय में सूर्य की चक्कर लगाता है? ये आपका सन है और ये आपका बुध है। तो आपको पता है बुध ग्रह सूर्य का चक्कर केवल 88 दिनों में लगा लेता है। 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, सबसे कम दिनों में, क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास है, सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे नजदीक है। रास्ता भी कम हुआ और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखना। और सबसे अधिक दिनों की बात करो तो जो प्लूटो है वह सबसे दूर है। प्लूटो, जिसको हम आप क्या बोलते हैं, बौना ग्रह, जो 2006 में क्या हुआ, बौना ग्रह इसको बोलते हैं 2006 से, क्योंकि ये वरुण ग्रह की कक्षा में करता था प्रवेश। वरुण ग्रह की कक्षा में जब ये प्रवेश करता था तो उसको ग्रह की श्रेणी में से हटाकर बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा दिनों में सूर्य की परिक्रमा करेगा, कितने दिनों में, 248 वर्षों में। जो दूर होगा रास्ता बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, समय भी बढ़ेगा। जो पास होगा रास्ता कम होगा, स्पीड तेज होगी, तो वो सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेगा, 88 दिनों में। तो आंसर बनता है आपका बुध, मरकरी ऐसा है जो सबसे कम दिनों में केवल 88 डेज में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। देखिए 88 दिनों से चलकर कितने दिन हो जाते हैं आपके, 248 वर्ष हो जाते हैं। तो ये हमारा सोलर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो बच्चों ये थे आपके आज के क्वेश्चन, जहां पर मुझे पूरी उम्मीद है आपने काफी चीजें याद की होंगी, क्योंकि ये याद करने वाले ही क्वेश्चन थे। कुछ चीजें होती है याद करने वाली, कुछ होती है समझने वाली। तो सारे याद करने वाले क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलते हैं और आपको हर तरह के क्वेश्चन की तैयारी रखनी है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल, और यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारा स्मार्ट का ऐप भी है, जहां पर आप को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, स्मार्ट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे बच्चों, ठीक है। जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पर आपको हमारा एक पेड कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, वहां पर कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन के नाम से, जहां पर आपको मिलेगा हर रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, और हर रोज 3 घंटे की लाइव क्लास के बाद आपको मिलेगा कंप्लीट स्टडी मटेरियल। और जब आप क्लास लेंगे, जो आपने पढ़ा उसी क्लास का क्लास टेस्ट भी होगा उसी दिन, और जो भी आपने पूरे वीक पढ़ा उस वीक का भी टेस्ट होगा, और मंथली जो भी आपने पूरे मंथ पढ़ा उसका भी टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट भी होगा, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे, साथ ही साथ जेनरिक टॉपिक वीडियोस भी होंगी। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारे स्मार्ट के ऐप पर। और क्या क्या है इसके बारे में, क्या क्या सारी जो आपको डिटेल लेनी है, तो डिटेल लेने के लिए 8282827099 जो ये नंबर है, इस पर आप कॉल करेंगे और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें तो खुद समझ में आ जाएंगी। और जो भी चीजें समझ में ना आए तो दिए हुए नंबर पर कॉल जरूर करें, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि जितने भी क्लासें होती है हर सब्जेक्ट की, उसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलते हैं। जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे, इस कोर्स का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, और मेरा कोड है TB500। जब आप TB500 कोड को यूज करेंगे तो इसको यूज करने से क्या होगा, आपको जो फी है उसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और एक बार आप देखें हमारा कोर्स लेकर, आपको बहुत ज्यादा बदलाव भी मिलेगा, और पूरा कंटेंट हर टीचर का अपना डिजाइन किया हुआ है, हर टीचर ने खुद लिखा है, कोई भी कट कॉपी पेस्ट वाला मैटर नहीं है। जितने भी आपके एग्जाम हुए सबको एनालाइज करते हुए एग्जाम ओरिएंटेड जो थ्योरी है वो दी गई है। तो आप थ्योरी पढ़ते रहे हमारे साथ हमारे ऐप पर, और यहाँ पर आप करते रहे प्रैक्टिस।
थ्योरी पढ़े ना, तो थ्योरी के बिना आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ना ही क्वेश्चंस के बिना, क्योंकि थ्योरी से आपको सिलेबस समझ में आएगा और ये जो आपकी प्रैक्टिस है, ऑप्शनल क्वेश्चंस जो आप करते हैं, इससे आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आदत पड़ेगी ऑप्शनल क्वेश्चन करने की। तो ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं हर रोज 2 PM पर लाइव क्लास में। आप जानते हैं मेरी क्लास आपको 2 PM पर मिलेगी, लाइव क्लास रेगुलर। तो बने रहिए राज स्मार्ट हिंदी पर। जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, अपने सपनों को जरूर पूरा करेंगे। अपना ध्यान रखेंगे, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे और अपने सपनों को भी पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप कभी हार नहीं मान सकते, ना आपको हार माननी है, ना आपको थकना है, सिर्फ आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते रहिए, हमारी गुड विशेस आपके साथ है, हमारी जो पूरी टीम है वो आपकी सफलता में आपके साथ है, लेकिन आपको भी टाइम देना पड़ेगा, आपको भी प्यारे बच्चों हमारे साथ रहना पड़ेगा, हमारे YouTube चैनल पर भी और हमारे ऐप पर भी। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ, गुड लक।